Hello students, today I am going to start the next lecture of the same chapter, that is combustion and flame. In the previous lecture we have learned about the different type of combustion, about the different type of fuel, that is solid fuel, liquid fuel, gaseous fuel, and in this lecture we are going to learn about some other important topics of the chapter. Now the first topic is characteristics of an ideal fuel. That what are the characteristics of the ideal fuel, a good fuel. So some characteristics are, an ideal fuel should have the following characteristics. It should be fairly cheap and easily available. सस्ता होना चाहिए और easily available होना चाहिए. It should burn at moderate rate. इसे moderate rate पे जलना चाहिए. ऐसा नहीं बहुत तेज़ जलने लगे अचानक से बहुत slow हो जाए. Moderate rate पे जलना चाहिए. जिसे आपने एलपीजी जलते हुए देखा होगा कि आप जब चाहते हो तो फ्लेम को कम करते हो, जब चाहते हो फ्लेम को बढ़ा देते हो. लेकिन आपने लकड़ी देखा है कि लकड़ी जलते जलते अचानक से बीच में से चिंगारी निकलने लगती है, कभी बुझ जाता है. तो जलना कैसे चाहिए? मॉडरेट रेट पे चाहिए. इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस और इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग. जलने के दौरान कोई भी पॉइजनस गैस या इरिटेटिंग फ्यूम नहीं निकलना चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए जिससे हमें कोई दिक्कत हो. ये सब एक आइडियल या अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक हैं. देखिए जब एलपीजी चलता है तो जलने पे कोई भी किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता. इट्स एन एग्जांपल. ना कोई धुआं निकलता है और ना कोई पॉइजनस गैस निकलती है. सो इट्स अ गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल है, आइडियल फ्यूल है. बट जब लकड़ी जलता है, अगर लकड़ी ठीक से सूखा नहीं है तो बीच बीच में से क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है जो हमें इरीटेट करता है. नेक्स्ट, इट शुड लीव नो रेजिड्यू ऐश आफ्टर बर्निंग. जलने के बाद कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए, ऐश नहीं बचना चाहिए. After burning LPG there is no residue, so it's ideal fuel. And after burning the wood, you see that so many ashes are left, so it's not a good fuel. And it should produce large amount of heat per unit mass. It should have high calorific value. High calorific value means कि 1 किलोग्राम जलने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, 1 किलोग्राम फ्यूल जलने पे जितना एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू. से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. तो इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास. हर यूनिट जलने पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो या हीट का अमाउंट है, वो ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट फ्रॉम द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्टोर करने में सुविधाजनक होना चाहिए और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी सुविधाजनक होना चाहिए. इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अबव द रूम टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे वो जलना शुरू होता है, वो रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए? अबव होना चाहिए. ऐसा ना हो कि रूम टेम्परेचर पे ही उसका टेम्परेचर हो तो हमेशा आग लगी रहेगी, या बहुत ज़्यादा हो इग्निशन टेम्परेचर, तो उनके टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे. सो उनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? द इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अबव रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, सो दैट इट इज़ सेफ टू यूज़ सच अ फ्यूल. तो जिससे कि वो यूज़ करने के लिए सेफ हो, सुरक्षित हो और हम उसे आसानी से यूज़ कर सकें. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्यूल के. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फ्यूल. अब फ्यूल का क्या क्या यूज़ होता है? तो सबसे पहला आप जानते हैं कुकिंग एंड हीटिंग. खाना बनाने में और हीटिंग में, गर्म करने में. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्यूल इज़ फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. द कॉमनली यूज डोमेस्टिक फ्यूल्स आर वुड, ड्राई कैटल डंग, आपने सुना है कॉमनली कंडा कहते हैं, कोल, चारकोल, कैरोसिन. रूरल एरिया में देखो जहाँ स्टोव से खाना बनता है वहाँ कैरोसिन ही यूज़ होता है. ठीक है, तो ये सारी फ्यूल का यूज़ हम क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए. एंड कोल एंड कैरोसिन, एलपीजी. कैरोसिन का यूज़ लकड़ी जलाने में भी, या लकड़ी का जब ठंड बहुत पड़ती है तो हीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन. फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल एंड CNG are used for running cars, scooters, buses, trucks and trains. These automobiles are used for transportation from one place to another. The fuel used in aeroplane is called aviation fuel. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पता है कि जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सब किससे चलती हैं? विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल्स. तो सारी ही व्हीकल, इवन इट इज़ बस और कार और ट्रेन, इवन द एरोप्लेन में भी फ्यूल का यूज़ होता है. और जिस फ्यूल का यूज़ एरोप्लेन में होता है उसे एविएशन फ्यूल कहते हैं.
नेक्स्ट इज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उस पावर प्लांट को चलाने के लिए भी सबसे पहले हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, तभी वो पावर प्लांट या उनकी मशीनरीज चलती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में क्या यूज़ होता है? दैट इज़ नेचुरल गैस। Electricity on a commercial scale. In thermal power stations, petrol, diesel and kerosene are used for generating electricity in small generators. पेट्रोल, डीजल और केरोसिन इस छोटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जैसे हमारे घरों में जनरेटर लगा हुआ है, उसमें क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो छोटे पावर जनरेशन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का यूज़ होता है, लेकिन बड़े वाले में किसका यूज़ होता है? यूज़ होता है नेचुरल गैस का, जहाँ पे सबके घरों में बिजली आती है वहाँ पे। Next in industries, fuel such as coal, natural gas, diesel and furnace oil, furnace means bhatti, are used in the industry for generating steam in boilers. जो बॉयलर्स होते हैं उनमें स्टीम के लिए यूज़ होता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल का यूज़ होता है। बॉयलर्स कैसे चलते हैं? उन्हें फर्नेसेस को या जो मशीनरीज हैं उनको भी चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। स्टीम इज़ रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री फॉर हीटिंग पर्पज़। स्टीम की, भाप की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को, किसके लिए? हीटिंग के लिए, हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए भी। फॉर देयर ओन यूज़ इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज ऑल्सो यूजेज बायोमास सच एज बायोगैस, द सेलुलोज मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम द शुगर केन फॉर रनिंग बॉयलर्स। इन इंडस्ट्रीज़ में जो किसका यूज़ होता है? बायोगैस का भी यूज़ होता है। और बायोगैस बनता कैसे? द सेलुलोज मटेरियल लेफ्ट आफ्टर, सेलुलोज मटेरियल शुगर केन में से पहले जूस का एक्सट्रैक्शन होता है, जूस के एक्सट्रैक्शन के बाद भी जो उनका सेलुलोज बच जाता है उससे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। और इस बायोगैस की मदद से जो इंडस्ट्रीज़ के बॉयलर्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट देते हैं उनको चलाने के लिए काम में लाया जाता है। फॉर लॉन्चिंग स्पेस व्हीकल, स्पेस में जो व्हीकल्स जाते हैं उसमें भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। स्पेस व्हीकल्स आर लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। स्पेस व्हीकल किसकी मदद से लॉन्च होता है? रॉकेट की मदद से। रॉकेट यूज स्पेशल फ्यूल कॉल्ड प्रोपेलेंट्स, और रॉकेट में स्पेशल फ्यूल यूज़ होता है जिसे प्रोपेलेंट कहते हैं। अब प्रोपेलेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। प्रोपेलेंट जो है वो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही मिक्स होता है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों के लिए, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्री में, लॉन्चिंग द व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सारी चीज़ों में ही फ्यूल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज फ्लेम। ये तो हो गया फ्यूल। अब पढ़ते हैं फ्लेम किसे कहते हैं। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। अ फ्लेम इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्लेम वो जगह है, वो चीज़ है जब कोई भी चीज़ जलता है तो फ्लेम निकलता है। फ्यूल जलता है तो फ्लेम निकलता है। देखिए ना, आपने आंच निकलती है ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, वो फ्लेम होता है। अ फ्लेम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो जब भी कोई चीज़ जलता है तो फ्लेम ऐसा तो होता नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर ही है, आपको फील हो रहा है, दिखता है, निकलता है फ्लेम। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिसमें से एनर्जी निकलती है। और आपको फ्लेम में से एनर्जी निकलती हुई, मतलब फ्लेम दिखता भी है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अ फ्लेम इज द विजिबल लिमिट लाइट इमिटेड पार्ट ऑफ फायर। आग का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे फ्लेम कहते हैं। कलर कैसा होता है फ्लेम का? लेट्स सी द कलर। कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड एंड द सब्सटेंस बर्निंग। द कलर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का कलर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, ऑक्सीजन है कि नहीं। आपको पता है ना कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो फ्लेम के साथ जलेगा, और अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो फ्लेम क्या होगा? मॉडरेट रेट पे नहीं जलेगा, धुआं होगा। तो डिपेंड करता है फ्लेम का कलर कि वहाँ टेम्परेचर कितना है और ऑक्सीजन कितना सप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेम्स प्रोड्यूस बाई हाइड्रोकार्बन फ्यूल आर आइदर ब्लू और येलो। या तो ब्लू होता है या तो येलो होता है। अगर कंप्लीट कंबस्शन है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है, तो फ्यूल कैसा होगा? ब्लू। और अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो फ्यूल इज इन येलो कलर।
Now see the type of flame. A flame can be of two types, luminous flame and non-luminous flame. फ्लेम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं. लेट्स सी अबाउट द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. सो नेक्स्ट इज ल्यूमिनस फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. लेट्स सी अबाउट द ल्यूमिनस फ्लेम. दिस फ्लेम इज accompanied with sufficient amount of heat and light. sufficient amount में heat of light जिसे मिलती है वो luminous flame होता है. This type of flame is observed when there is insufficient oxygen. और ऑक्सीजन कैसा होता है? insufficient, पूरी मात्रा में नहीं होता. It leaves black shoot. और जब insufficient ऑक्सीजन में कोई भी चीज़ जलता है तो वो black shoot निकलता है, काला धुआं निकलता है और रेजिड्यू भी बच जाता है. येलो फ्लेम इज ल्यूमिनस फ्लेम. आपने देखा है कैंडल जलते हुए कि कैंडल जलता है, अगर आपने ऐसे आसपास की दीवार पे देखो तो वहाँ ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है और जलने के बाद रेजिड्यू भी बच जाता है, तो इट्स अ ल्यूमिनस फ्लेम. और जलता किस फ्लेम के साथ है? मोस्टली येलो ही दिखता है. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, दिस फ्लेम इज accompanied with heat but very little light. हीट तो देता है लेकिन लाइट बहुत कम देता है. This type of flame occurs because of complete combustion of hydrocarbon in the presence of excess of oxygen. ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है. ल्यूमिनस में कैसी थी? कम थी. दिस टाइप ऑफ फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू. इस फ्लेम में कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, अवशेष नहीं बचता. और ये जलता किसके साथ है? ब्लू फ्लेम के साथ. ओके. नेक्स्ट इज कंबस्शन ऑफ वैक्स कैंडल. कैंडल में कैसा कंबस्शन होता है? कैंडल आर यूजुअली मेड ऑफ पैराफिन वैक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. पैराफिन वैक्स का बनता है और पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से बना हुआ प्रोडक्ट होता है. पेट्रोलियम आप जानते हैं, कोल, पेट्रोल, ये सब पेट्रोलियम होता है. तो जब इनकी रिफाइनिंग होती है तो बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिसमें से एक पैराफिन वैक्स भी है. और इसी पैराफिन वैक्स से क्या करते हैं? कैंडल बनाते हैं. So when a candle is burned, following observation can be made. The wick burn and it stands in a pool of liquid wax. कि जब कैंडल जलता है तो जलता क्या है? सिर्फ बत्ती जलती है, विक जलती है. बत्ती को क्या कहते हैं? विक. और जो वैक्स मेल्ट होता है, लिक्विड वैक्स, वो उसी के बीच में विक होती है. और वो विक जब वैक्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो विक को जलने में मदद करता है. There is a small portion of unburned wick between the flame and the liquid wax. The liquid wax is trapped in a cup of solid wax. जो liquid wax है वो बाहर के solid wax के बीच में पाया जाता है. आपने देखा है ना कैंडल जब आप कभी कभी गर्म पकड़ो तो कुछ लिक्विड सा वैक्स मेल्ट होकर हमारे हाथ पे आ जाता है, लेकिन बाहर का उसके बाद भी बाकी की कैंडल सॉलिड होती है. ठीक है ना. तो उसी सॉलिड वैक्स के बीच में थोड़ा सा कप के शेप का होकर के लिक्विड वैक्स होता है जिसके बीच में बत्ती जलती रहती है. द लिक्विड और सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस फायर. वो सॉलिड वाला वैक्स और लिक्विड वैक्स कभी जलता नहीं है. ऑल्सो द फ्लेम नेवर ट्रेवल्स down to burn either liquid wax or the solid wax. What actually happened in the process of burning a candle? आखिर होता क्या है तब? It is only the wax vapor that burn. केवल जो wax vapor में convert हो जाता है वही vapor जलता है. ना liquid wax जलता है और ना ही solid wax जलता है. जो wax vapor में convert होता है वही जलता है. When a candle wick is lit, the heat produced from the flame melts the wax. जब आप कैंडल बर्न करते हो, जलाते हो, तो क्या होता है? हीट के कारण जो आसपास का वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है. द विक सोक्स, तो विक उस मॉल्टन वैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बत्ती जो होती है. द हीट ऑफ द फ्लेम वेपराइज द मॉल्टन वैक्स इन द विक. और जो हीट है फ्लेम वो क्या करता है? मॉल्टन वैक्स को एब्जॉर्ब करता है और जलता है. The gaseous wax burn in the flame, which keeps the flame alive, and this process goes on till entire wax get burned. और यही प्रोसेस अंत तक चलता रहता है और कैंडल जलता रहता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम. स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, जो साइंटिस्ट थे, अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट में डिवाइड होता है. द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस और ब्लू जोन, क्योंकि वहाँ कंप्लीट कंबस्चन होता है. आपको पता है जब भी कंप्लीट कंबस्चन होगा तो फ्लेम किस कलर की जलेगी? ब्लू कलर की. सेंट्रल और मिडिल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्चन. जो बीच वाला जोन है वो कैसा है? इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, वो येलो फ्लेम के साथ जलता है. द इनर डार्क जोन लो कंबस्चन. सबसे इनर डार्क जोन होता है जहाँ कोई कंबस्चन नहीं होता. एंड द लोएस्ट ब्लू जोन. दीज जोन आर डिस्क्राइब बिलो. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. द आउटर मोस्ट जोन, दिस जोन इज फेंटली विजिबल. बहुत हल्का दिखता है सबसे बाहर वाला. सराउंडिंग द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम. इन दिस जोन द वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबस्चन. जो सबसे बाहर है कैंडल का दिखाते हैं आपको.
देखिए जो सबसे बाहर ये पोर्शन है कैंडल का, ये देखिए ये बाहर वाला पोर्शन है नॉन ल्यूमिनस जोन। समझ में आ रही बात? अभी फिगर से समझाते हैं हमको। द जोन इज फेंटली विजिबल, बहुत हल्का, फेंटली मीन्स धुंधला सा दिखाई देता है, एंड सराउंड द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, और येलो ल्यूमिनस पार्ट को सराउंड करता है। इन दिस जोन द वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबस्टन। क्यों? सबसे बाहर है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कंबस्टन पूरी तरह होता है। बिकॉज प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट, दिस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, लेकिन बहुत पतला सा होता है, लगभग दिखाई नहीं देता। देन द सेंट्रल और द मिडिल ल्यूमिनस जोन और द इनकम्प्लीट कंबस्टन। क्यों इनकम्प्लीट होता है? क्योंकि बाहर से जैसे जैसे अंदर जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। द सेंट्रल ल्यूमिनस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, सबसे ज़्यादा पार्ट यही दिखता है। दिस जोन इज ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस, ये जोन कैसा होता है? ब्राइट येलो कलर का होता है, एंड इट लाइज बिलो द आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन के जस्ट बाद में होता है। In this zone, wax vapor undergoes incomplete combustion because not enough of air is present here. The incomplete combustion of wax vapor produces carbon particles. These unburned carbon particles get heated up and start glowing. These glowing carbon particles made the flame luminous. Thus, the central zone of the candle flame is luminous due to the incomplete combustion temperature. क्यों? क्योंकि अंदर आते हैं तो क्या होता है? हीट, वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स कार्बन के अनबर्न रह जाते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, इसीलिए येलो कलर का दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा मिडिल जोन ही दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द इनर डार्क जोन। देखो ये सबसे बाहर नॉन ल्यूमिनस हल्की सी लाइन है, फिर ये ल्यूमिनस सबसे ज़्यादा दिख रहा है, फिर आया ये डार्क जोन, ठीक है। Dark zone around the wick is called inner dark zone of low combustion. In this zone very little or no combustion takes place. इस जोन में बहुत थोड़ा या combustion नहीं होता है, because in this zone no air is present. क्यों? क्योंकि अंदर आते आते एयर की ऑक्सीजन की अमाउंट बिल्कुल कम हो जाती है। This zone is dark black due to the presence of unburned carbon particle. क्योंकि इसमें unburned carbon particle होते हैं इसलिए dark zone होता है। And this part of the flame is least hot. बहुत कम hot होता है। एंड लास्ट इज द लोवेस्ट ब्लू जोन। आप देखो सबसे अंदर ब्लू जोन है। दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेम। देखो एकदम बेस, एकदम फ्लेम के पास है। द ब्लू कलर ऑफ दिस जोन इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इन द डार्क जोन। क्योंकि सबसे अंदर जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी में कोई चीज़ जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में कैंडल नहीं जलाना चाहिए या बहुत ज़्यादा पास जा कर के उसे फूकना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वेरी पॉइजनस गैस है, इट्स अ वेरी पॉइजनस गैस। अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर देगा तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और हीमोग्लोबिन को आगे बढ़ने से रोक देगा। तो इस तरह ये चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।